हेलो माई सेल्फ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ NCERT शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन एंड चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। अब तक मैंने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुकी है, मेरा 8वां चैप्टर है। तो 7 चैप्टर तक अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सेल बेसिकली होता क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सबसे पहले वो सेल से बना होता है। जो पहला ऑर्गेनिज्म आया था वो किस लेवल पे आया था, सेलुलर लेवल पे आया था। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है तो वो सेल से ही बनता है। मान लीजिए जैसे सेल टिश्यू बना है, टिश्यू भी तो सेल से बना है ना। बहुत सारा सेल्स आया, बहुत सारे सेल आया तो वो क्या क्या सेल सारा मिलकर टिश्यू बनाया। अब वही टिश्यू फिर बहुत सारा टिश्यू आया होगा तो वो टिश्यू क्या बना होगा, ऑर्गन बना होगा। बहुत सारा ऑर्गन आएगा तो उससे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बना होगा कॉम्प्लेक्स लेवल पे, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए सेल से टिश्यू बन गया, फिर टिश्यू से ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम बन गया। ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा है। और जब सेल बोलेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में हो जाता है। तो सेल क्या होता है, आपका बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होता है। और क्या करता है ये सेल क्या बोल सकते हैं, लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल उसको क्या कौन इंश्योर नहीं करता है, वो नॉट इंश्योर होता है इंडिपेंडेंट लिविंग। वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं करता है। और जो सेल होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है वो क्या करता है, वो एक सेल का बनाता है, उसको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर होता है वो एक सेल से ज़्यादा बना होता है, मल्टीपल सेल का बना होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म करता है एंड परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, ठीक है। इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर में क्या करता है, इंटरेक्शन अमोंग दी डिफरेंट सेल। क्या होता है आपका मल्टी जो सेलुलर होता है नीचे बहुत सारे सेल का बनाता है। जो डिफरेंट सेल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट जो डेड सेल था उसने किसने बताया था कि फर्स्ट डेड सेल है, तो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट डेड सेल ऑफ द कॉर्क में, वो कॉर्क में देखा था, ठीक है। उसके बाद A.B. ल्यूवेनहॉक आए थे जिन्होंने बताया कि फर्स्ट लिव सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद डिस्क्राइब किया था फर्स्ट लिव सेल के बारे में। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ये क्या किया, एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन आया जिससे सेल बायोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी सेल के बारे में स्टडी, सेल बायोलॉजी के बारे में स्टडी ईजी हो गया। कब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने से। इसके बाद हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी पहले किसने दिया था, फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडर एंड स्वान ने दिया था। और उन्होंने मेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंशन किया था इसमें। एंड इसने ये मेंशन नहीं कर पाया कि कैसे ये सेल फॉर्म हुआ है, मतलब हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, ये उन्होंने नहीं बता पाया। उसके बाद में रुडोल्फ विर्कोव आए थे जिन्होंने उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक न्यू शेप दिया। तो उन्होंने फिर बाद में बताया गया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ये तो बताया ही गया था स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बनाता है, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल बनाता है। लेकिन ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो स्टेटमेंट है किसने बताया था, और जो रुडोल्फ विर्कोव ने बताया था। उन्होंने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो जितना भी न्यू सेल जो फॉर्म हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से ही वो एग्जिस्ट सेल करता था, उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये आपका रुडोल्फ विर्कोव ने बताया था, ठीक है। इसे आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आता है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में क्या आता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, माइक्रोबोडीज होता है, वैक्यूल्स होता है। तो ये जितना भी है ये क्या है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। और क्या आता है, कुछ जो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, ये हमेशा यूकैरियोटिक में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो उसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में क्या आ जाता है, ये था आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें क्या राइबोसोम होगा, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो आपका राइबोसोम है ये सब में मिलेगा, चाहे हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ये दोनों में मिलता है, ठीक है। एंड आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ मिलता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। जो मतलब आपका राइबोसोम होता है वो कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। जो आपका ये सेंट्रियोल क्या आता है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब प्रेजेंट इन द एनिमल सेल ओनली। और जो आपका सेंट्रियोल होता है वो सिर्फ किसे मिलेगा, एनिमल सेल में ओनली मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
तो सेल का क्या होता है, साइज होता है सबका अलग अलग होता है। जितना भी सेल होता है, जितना भी ऑर्गेनिज्म में, सबका सेल का क्या होता है, अलग अलग साइज होता है। डिफर इन कुछ होता है कि डिफर इन शेप में होता है। जैसे मान लीजिए कोई होता है डिस्क शेप लाइक पॉलीगोनल, कोई होता है कॉल्यूमनर टाइप का। कॉल्यूमनर में क्या मिलेगा, किस टाइप का बनेगा, कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल। मतलब वो कैसे बहुत सारे सेल आया होगा कॉल्यूमनर में, अब वो क्या बनाएगा, कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल बनाएगा। और क्यूबाइडल टाइप का आएगा सेल, तो वो क्या बनाया होगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल बनाया होगा। ठीक है, थ्रेड लाइक कुछ आया होगा, वो नर्व सेल बनाएगा। और क्या बोला, एलोंगेटेड टाइप का कौन बनाएगा, ट्रेकिएट। जो आपका ट्रेकिएट होता है उसमें जो सेल सब कैसे होता है, इलोंगेटेड दिखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ होता है कि कुछ का एक्टिविटी डिफरेंट होता है, जैसे डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। अगर कोई सेल अलग अलग है तो क्या करेगा, अलग अलग मतलब उसका जो डिफरेंट एक्टिविटी भी अलग अलग होगा, परफॉर्म करेगा। एंड जो सेल होता है उसका क्या होता है, शेप साइज में वेरी विद द फंक्शन, मतलब उसका शेप और साइज के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन भी वेरी करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा, इसका क्या होता है, साइज आपका 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्ज सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच का जो ईग होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। एंड आरबीसी जो ह्यूमन का होता है कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी कितना होता है, वो ह्यूमन का जो आरबीसी होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल कितना होता है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, आखिर ये क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, आपका जितना भी मोनेगा है वो बैक्टीरिया में आता है। बैक्टीरिया किस में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे एक खास फीचर देखोगे, जो इसका प्रॉपर्टी है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो मतलब जल्दी मल्टीपल रैपिडली मतलब देन द यूकैरियोटिक सेल से करेगा, ये जल्दी जल्दी डिवीजन करेगा। और जिसमें क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइक्रोप्लाज्मा आता है, एंड पीपीएलओ आता है। ठीक है, इसमें कुछ जो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया का टाइप्स दिया हुआ है, इसमें क्या है, बैसिलस होता है जो कि क्या होता है, गोड लाइक होता है। ठीक है, कोकस होता है जो कि स्पेरिकल शेप का होता है। विब्रियो जो होता है कोमा होता है, कोमा शेप का होता है। स्पाइरलम क्या होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा आगे देखते हैं। सेल वॉल क्या होता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पर्जेंट होता है। और क्या होता है, मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म। मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है। एंड नो बेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें बेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्ड जीनोमिक डीएनए, जो इसके पास डीएनए होता है वो नेक्ड रहता है, डबल स्टैंडर्ड होता है लेकिन नेक्ड होता है। और सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए मिलेगा। सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए मिलेगा। और प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए कंटेन होता है। क्या होता है ये, जो आपका प्लाज्मिड होता है वो किसका बना होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए का बना होता है। इसमें क्या कंटेंट होता है, कंटेंट यूनिक फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी होता है, जो कि क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट दिखने को मिलता है। जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट दिखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट का वो 70S राइबोसोम होता है, जो किससे बनता है, 50S एंड 30S। यहाँ का इसका ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा है। आप जैसे बोलोगे, अगर आप मैथमेटिक्स के थ्रू आपको इसको कैलकुलेट करेगा तो आप इसे 80 बोलोगे, लेकिन यहाँ पे 70 लेते हैं। जैसे 50S एंड 30S यूनिट जो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम 70S बोलेंगे, जो किसमें मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। और एस क्या डिनोट करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, ये रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें कुछ मटेरियल्स होता है जो इसका इंक्लूजन बॉडीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलर होता है एंड इवन वेरिएबल होता है, वेराइटी ऑफ शेप होता है एंड फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, सेल इन्वेलप क्या होता है, इसमें जो होता है आपका सेल इन्वेलप यहाँ दिखाया गया है। और क्या होता है, ये मोटाइल होता है, कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है कुछ मोटाइल होता है, कुछ नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल कहने का मतलब क्या है, वो मूवमेंट कर सकता है, सब फ्लैजिला पर्जेंट है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करेगा। नॉन मोटाइल जैसा है तो उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है। मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल जो मूव नहीं कर सके तो उसे नॉन मोटाइल बोलेंगे, जो मूव करेगा तो उसे मोटाइल बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, फ्लैजिला पर्जेंट होगा। ठीक है, जो फ्लैजिला होता है किसका बना होता है, 3 चीज़ का बनाता है, फिलामेंट होता है, हुक होता है एंड बेसल बॉडी होता है। ठीक है, और जो बेसल बॉडी किसका कैसा होता है, वो प्रोटीनियस नेचर का होता है। ठीक है, वो प्रोटीन का बना होता है बेसल बॉडी। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे जो आपका ये क्या है, आपका ये आपका इन्वेलप दिया है बैक्टीरिया का, जिसमें ये क्या बाहर का स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। फिर इसके अंदर वाला को बोलेंगे सेल वाल। सेल वाल इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्टेनिंग के प्रोसीजर पे, जैसे ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव टाइप का होता है। ठीक है, सबसे अंदर वाले को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 फॉर्म में होता है इसमें। और बाहर का सबसे जो सेल डेवलप है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें 3 टाइप्स का में देखने को 3 फॉर्म में मिलेगा। एक वेसिकल्स होगा, एक ट्यूबुल होगा, एक लेमिली होगा। तो लेमिली होगा जाके क्या होगा, आगे मॉडिफिकेशन होगा, जो किसी के लिए होगा, सेल वाल के लिए होगा, एक आएगा सेल वाल के लिए, सेल वाल फॉर्मेशन में आएगा। एक होगा डीएनए एप्लीकेशन के लिए, एक होगा रिस्पायरेशन के लिए, एक होगा सेक्रेशन के लिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या सेल वाल फॉर्मेशन एंड डीएनए एप्लीकेशन के लिए होगा। 1 मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया है, यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या है, यहाँ पे लेमिली जो है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया प्लाज्मा में 3 फॉर्म में मिलता है, एक वेसिकल, ट्यूबुल और लेमिली। जो लेमिली होता है 3 फॉर्म में होता है, एक सेल वाल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक डीएनए एप्लीकेशन में, दूसरा रिस्पायरेशन, तीसरा सेक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ आगे पॉइंट देखते हैं। इसके जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है ना, कुछ लूज शीथ में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइम लेयर बोलते हैं। और कुछ थिक था होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं। जो लूज होगा उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, और जो थिक में रहेगा तो उससे बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है। आप ये बात याद रखना। तो सबसे आउटर में क्या होता है, ग्लाइकोकेलिक्स, देन सेल वाल, देन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ये याद रखना, आउटर ग्लाइकोकेलिक्स, देन सेल वाल, देन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद देखते हैं हम लोग, आप कुछ आगे पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। तो यहाँ पे क्या प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम को बताया गया है, जो क्या होता है 50 to 20 नैनोमीटर का शेप होता है इसमें। और क्या होता है इसमें 70s यूनिट में देखने को मिलता है, जो कि किससे बना होता है, 30s एंड 50s। जो 30s यूनिट होता है वो छोटा होता है, 50s थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद में जो बहुत सारा राइबोसोम मिलेगा तो क्या बनाएगा, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। किससे पता है, बहुत सारा राइबोसोम आके अटैच होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैनी राइबोसोम एसोसिएटेड विद द सिंगल मैसेंजर आरएनए। जो पॉलीराइबोसोम में क्या होता है, बहुत सारा राइबोसोम एसोसिएट होकर क्या बनाता है, किसके साथ में एसोसिएट होता है, विद सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ में एसोसिएट होगा, जिसको बोलेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंक्लूजन, देखते हैं इसमें रिजर्व मटेरियल होता है। ये जो इंक्लूजन बॉडी होता है वो क्या होता है, रिजर्व मटेरियल होता है। एंड क्या होता है इसमें, सॉरी, ये आपका जो इंक्लूजन बॉडी है क्या होता है, रिजर्व मटेरियल होता है। एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। ये क्या, इसमें क्या क्या होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होता है, एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। और एक गैस वैक्यूल दिखने को मिलता है इसमें, जो कि कैसा होता है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। गैस वैक्यूल में क्या होता है, ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दिखने को मिलता है, ठीक है, गैस वैक्यूल। इसके बाद में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है, फंजाई होता है। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है आपका, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये किससे बना होता है, ऑर्गेनाइज्ड विथ न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर इन्वेलप। जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है वो हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर इन्वेलप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो होता है इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, जैसे मतलब सेल से जैसे मॉडिफिकेशन होते जाएगा तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में दिखाया गया, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, लोकोमेट्री साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आया, जो कि कॉम्प्लेक्स लेवल पे आया गया, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम में। जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रेजेंट होगा, इन क्रोमोसोम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो प्लांट सेल में क्या देखने को मिलता है आपको, प्लांट सेल कैसे होता है, सेल वाल होता है प्लांट सेल में, प्लेस्टिड होता है। जो कि प्लांट सेल में प्लेस्टिड क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ये क्या सब प्लेस्टिड है, ठीक है। उसके बाद में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स किसमें देखने को मिलता है, प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखना प्लांट सेल का क्या क्या फीचर है, सेल वाल का होना, प्लेस्टिड का होना और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स का होना। और एनिमल सेल का क्या फीचर है इसमें, सेंट्रियोल का होना, सेल वाल एब्सेंट होगा इसमें, एंड प्लेस्टिड भी एब्सेंट होगा और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट होगा, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल जैसे बोला तो क्या आप क्या सोचोगे, ये प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब हम लोग कर पाए अच्छे से, जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद, मतलब 1950 के बाद, ठीक है। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद हम लोग क्या इसके स्टडी करना इजी हो गया। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन इसमें कितना होता है, 52% क्या होता है, इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कितना होता है, प्रोटीन जो होता है इसमें 52%, लिपिड 40% देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है।
आप ये याद रखना, लिपिड और प्रोटीन तो एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, ठीक है। तो लिपिड कैसा होता है, बाइलेयर में होता है, जो पोलर हेड होता है वो आउटर की तरफ होता है, जैसे मान लीजिए लिपिड का जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो आपका लिपिड का पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होगा, एंड हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो अंदर की तरफ होगा। ये जो टेल जो आपका ये हेड वाला पार्ट है, पोलर हेड, वो बाहर रहेगा, एंड जो ये टेल है इसका अंदर में रहेगा। इस तरीका से आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बाइलेयर बोला गया है। तो यहाँ पे दो तरीका से रहेगा, जैसे यहाँ पे इस तरीका से एक दूसरे को घेरे रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, पोलर हेड होता है टुवार्ड्स आउटसाइड, हेड का होगा आउटसाइड में, एंड नॉन पोलर टेल क्या होगा, टुवार्ड्स द इनर पार्ट में। एंड ये कैसा होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इक्वास इन्वायरमेंट, ये इक्वास इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद देखते हैं प्रोटीन कैसा होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक इंटेग्रल प्रोटीन होता है। पेरिफेरल कहने का मतलब क्या है, ये पेरिफेरल पे देखने को मिलेगा जो प्रोटीन, और इंटेग्रल प्रोटीन क्या जो होता है, ब्यूइड होता है, अंदर धंसा हुआ टाइप का मिलता है इंटरनल पार्ट में, ठीक है, अंदर प्ले पार्ट में। पेरिफेरल से मतलब पेरिफेरल प्रोटीन, ओके, याद रखना ये। उसके बाद एक आता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि क्या आता है, कंप्लीट ब्यूइड, मतलब पूरी तरीके से धंसा हुआ रहता है, ब्यूइड मतलब धंसा हुआ टाइप का रहना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, और इसमें क्या होता है, जो आपका लिपिड होता है वो कैसा था, फॉस्फोग्लिसराइड होता है, ठीक है। लिपिड कैसा था, फॉस्फोग्लिसराइड दिखने को मिलेगा आपको, फॉस्फोरस उसमें दिखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं मोडल स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसने, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग मॉडल को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोइजिक मॉडल बोलते हैं, फ्लूइड मोइजिक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। 1972 में सिंगर निकोलसन ने क्या दिया था, सेल मेम्ब्रेन दिया था, मॉडल को दिया था, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोइजिक मॉडल, ठीक है। ये कैसा नेचर का होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है ऑफ लिपिड, ठीक है। एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन, फ्लूइडिटी को शो करता है, जो प्रोटीन का जो मूवमेंट होगा, लेटरल मूवमेंट, ये मूवमेंट जो चलता है वो थोड़ा मतलब उतना भी नहीं चलता है, वो थोड़ा बहुत चलता है, इसको लेटरल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, तो इसमें क्या क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसको सेक्रेशन में करता है, मतलब एक्सो करना, और इंडोसाइटोसिस होता है एक, और एक होता है इंटरसेलुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये सब। लिटिल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन यहाँ पे दिया होता है, इसकी फ्लूइडिटी को दिखाता है, और इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, इंडोसाइटोसिस हुआ, एंड इंटरसेलुलर फंक्शन को दिखाता है। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने वाले हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या, ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को, मतलब मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है, अब कुछ को बाहर जाना है, तो ये कौन हेल्प करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे कैसे टाइप्स का मूवमेंट होता है, किसके थ्रू होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और ये क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। जैसे मान लीजिए लो टू हाई जाना, जब भी किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको थोड़ी सी एनर्जी लगती है, आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ऊपर से नीचे जाने में। जैसे मान लीजिए ऊपर से अगर कुछ चीज़ को नीचे गिराना हो, तो वो कितना ईजी वे में होता है। अगर कोई मान लीजिए कोई ढलान है, अगर कोई हीली एरिया है, अगर ऊपर से आप नीचे आते हैं तो उसमें आना ईजी होता है, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिव टाइप का प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का क्या मतलब है, ये अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और ये क्या होता है, इसमें लो टू हाई होता है, एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, एंड यूजिंग एनर्जी कैसे होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, ठीक है। इसके बाद पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पेसिव ट्रांसपोर्ट अगर होता है तो कैसा टाइप का है, वो सिंपल डिफ्यूजन टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, ये एलोंग होता है, ये एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एंड इसमें विदाउट यूजिंग एनर्जी, एनर्जी का यूज नहीं होता है। और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये क्या होता है, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स इसमें होता है, ठीक है, नॉन पोलर मोलिक्यूल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इसमें क्या आता है, एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम लोग। जो सेल वॉल क्या होता है, वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, डेड भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें एल्गी और प्लांट का दिया गया है। तो एल्गी के बारे में क्या है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, गैलेक्टेंस का बना होता है, और मेनेंस का बना होता है, मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो प्लांट होता है उसका सेल वॉल किसका बनाता है, सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, प्रोटीन और प्रोएक्टिन और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है।
किसका बनाता है प्लांट का सेल वॉल? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन एंड प्रोटीन का बना होता है, याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेल वॉल के कुछ फंक्शन है जो कि क्या प्रोवाइड करता है। सेल वॉल क्या करता है? किसी को गिव शेप ऑफ द सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक शेप देता है सेल वॉल, ठीक है। और क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम दी मैकेनिकल इन्फेक्शन, मैकेनिकल इन्फेक्शन से मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक तो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और क्या करता है? ये इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, और ये एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, कौन? सेल वॉल, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कोई मोलिक्यूल्स इसमें अंदर नहीं जाए और बाहर नहीं जाए, उसको प्रोवाइड करता है, एक बैरियर बनाता है। सेल वॉल क्या करता है? एक बैरियर की तरह काम करता है, एक बाउंड्री के तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बाउंड्री होता है जिससे तरीका से कोई भी ब्राउजिंग एनिमल्स या कुछ अंदर से, मतलब बाहर से अंदर नहीं जा पाए, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? अपना बाउंड्री बनाते हैं। उसी तरीका से जो जैसे मान लीजिए एल्गी है, प्लांट, इसमें क्या होता है? बाउंड्री के तौर पर सेल वॉल रहता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है? जो आपका सेल वॉल होता है वो तीन टाइप्स का, दो टाइप्स का होता है। एक होता है मिडिल लेमिला, तो एक होता है प्राइमरी वॉल होता है, एक होता है सेकेंडरी वॉल, एक होता है मिडिल लेमिला। तो प्राइमरी वॉल क्या होता है? डिमिनिश एज दी सेल मैच्योर, ये मतलब सेल मैच्योर इसमें करता है, क्या होता है? कैपेबल ऑफ द ग्रोथ, ये ग्रोथ को कैपेबल करने में हेल्प करता है। सेल वॉल ऑफ द यंग सेल, जो सेल वॉल ऑफ द यंग सेल होता है उसमें प्राइमरी वॉल होता है। प्राइमरी बोला मतलब पहले जो हुआ हो उसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी क्या होता है? वॉल फॉर्म्ड इनर साइड, ये इनर साइड में बनता है। जो सेकेंडरी वॉल क्या होता है? इनर साइड में होता है, टुवार्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और मिडिल लेमिला क्या होता है? ये एक सीमेंट लेयर होता है जो कि क्या है? कैल्शियम पैक्टेड होता है। क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेड होता है। एंड टू सेल को होल्ड टुगेदर, मतलब दो सेल को पकड़े हुए रहता है, होल्ड किया रहता है, ठीक है। और क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इसमें क्या करता है? कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल से। जब भी नेबरिंग सेल का बात बोलेगा तो आप बोलिएगा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट कर रहा है। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या कनेक्ट करता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल के। नेबरिंग सेल को अगर साइटोप्लाज्म कनेक्ट करा तो प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। अगर क्या बोलेंगे कि सीमेंट लेयर के बना गया तो ये हम बोलेंगे मिडिल लेमिला, जो कि क्या? कैल्शियम पैक्टेड है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जैसे एक दूसरे मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म हो गया एक कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी का, तो वो सारे क्या करे? एक मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करता है, फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद में क्या होता है? गोल्जी बॉडी आता है, गोल्जी बॉडी के बाद में वैक्यूल्स, फिर बाद में वैक्यूल्स के बाद में क्या आ जाता है? आपका लाइसोसोम आता है। तो क्या होता है? यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि क्या होता है? नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है? ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पोर्शन देखने को मिलता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ कहने का क्या मतलब है? इसमें राइबोसोम इसके सरफेस पर परिचित नहीं होता है, ठीक है। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने इन द सेंस कि इसमें राइबोसोम अटैच द आउटर सर्फेस, इसके आउटर सर्फेस पे आपको राइबोसोम का दाना देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है? इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेक्रेशन में। और क्या करता है? एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में क्या होता है? एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर इन्वेलप आए ना, तो उसमें ये क्या होगा? जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। और जो स्मूथ रहता है उसमें क्या होता है? वो क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, और स्टेरॉइड का, जैसे लिपिड लाइक हार्मोन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं गोल्जी एपेटस के बारे में। तो गोल्जी एपेटस पहले क्या आएगा? पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में गोल्जी एपेटस, मतलब वहाँ से वो पोर्शन का काम खत्म हुआ तो वो गोल्जी में जाएगा, मतलब जो चीज़ बनेगा उसका फॉर्मेशन हो, जैसे कुछ जैसे मान लीजिए बॉडी वेसिकल्स है उसका पैकेजिंग होना, तो पैकेज होकर वहाँ जाए गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। तो गोल्जी बॉडी में गोल्जी एपेटस होता है। किसने दिया था इसको? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में से दिया था। ये किसका शेप, कैसा शेप होता है इसका? गोल्जी एपेटस का फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड होता है। और उसका जो सेक जिसको सिस्टम नहीं बोलते, कितना सेक कितना 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका शेप होता है। ये क्या होता है? पैकेजिंग मटेरियल आफ्टर मॉडिफिकेशन, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफाई होकर यहाँ पे आएगा, क्या होगा? पैकेज होने के लिए यहाँ क्या होगा? इसका पैकेजिंग होगा। तो ये क्या है? साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता था। ये क्या करेगा? यहाँ पे पैकेजिंग का काम करेगा। पैकेजिंग का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसमें के बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
आप मतलब जो प्रोटीन यहाँ से सिंथेसाइज होकर आया, प्रोटीन सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है। फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स, जैसे मान लीजिए ये एक टाइप का वेसिकल्स, जैसे टोकरी टाइप का नहीं होता, टोकरी में बहुत सारा सामान होता है, उसी तरीके से ये एक कोटेड वेसिकल्स बनाया है जिसमें क्या है बहुत सारा प्रोटीन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर जाएगा ये अटैच टू सीस फेस ऑफ दी या फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी के सीस फेस से अटैच होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मॉडिफिकेशन चलेगा इसमें, मॉडिफिकेशन चला, मॉडिफिकेशन टेक प्लेस इन प्रोटीन एंड आफ्टर पैकेजिंग ऑफ, पैकेजिंग होने के बाद में मॉडिफिकेशन पहले हुआ, फिर पैकेजिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस। देखिए सीस फेस में अटैच हुआ और कहाँ पे रिलीज होगा, ट्रांसफेस या मैचिंग फेस बोलते हैं, वहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद कहाँ जाएगा, ये लाइसोसोम में जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, मेम्ब्रेन, लाइसोसोम क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी से जो पैकेजिंग होकर आया वो फिर कहाँ गया, लाइसोसोम में गया, जो कि क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। इसके बाद हम वैक्यूल्स में अगर गया तो क्या होगा यहाँ पे, लाइक लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम जैसा, इट कैन ऑल्सो रिसीव प्रोटीन शिफ्ट फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, मतलब लाइसोसोम की तरह ही वैक्यूल्स क्या करेगा, गोल्जी बॉडी को, जो गोल्जी बॉडी से आया है पैकेजिंग होके, वो रिसीव करेगा, ठीक है, प्रोटीन को रिसीव, प्रोटीन शिफ्ट को यहाँ पे रिसीव करने वाला है। इसके बाद क्या है, इसमें वैक्यूल्स कंटेन, वैक्यूल में क्या कंटेन होता है, वाटर होता है, सेल शेप होता है, सेल का जो शेप होता है, शेप मतलब लिक्विड मटेरियल एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इसमें कंटेन रहता है, किसमें, वैक्यूल्स में, ठीक है। इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सेल इज वेरिएबल, ये पर्सेल वेरिएबल होता है, मतलब हर सेल में इसका जो इसका क्वांटिटी होता है वो डिफर होता है। फिर डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, वो मतलब उस ऑर्गन के फिजिकल एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। लेंथ कितना होता है, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। और साइज क्या होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग साइज होता है इसमें, साइज और शेप। तो ये क्या होता है, सॉफ्ट शेप्ड होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जो आपका जो इसमें क्या होता है, डिवाइड बाय फिजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, मैट्रिक्स होता है एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका खुद का मतलब प्रोटीन होता है इसके पास में, ताकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, इसके पास में खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो आउटर, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, परमिएबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, मतलब पोलर मॉलिक्यूल के। जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, मतलब इम्परमिएबल होता है, वो मतलब ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ को अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, यह बात याद रखना। तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है एंड 2 इक्वल्स कंपार्टमेंट इसमें देखने को मिलता है। आउटर को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, आउटर जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोला जाता है, ठीक है। और इनर को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर में क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटर वाले में क्या था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस था, जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोले। और इनर को क्या बोले, इनर में क्या था, मैट्रिक्स प्रेजेंट था एंड आउटर मेम्ब्रेन क्या था, कंटिन्यूअस था, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन क्या था, विद फोल्डिंग, जिसको क्या बोले, क्रिस्टी बोले टुवार्ड्स मैट्रिक्स। और क्रिस्टी क्या करता है, इसको सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जब क्रिस्टी होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और क्या करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रिस्पायरेशन में जिसको क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम क्या होता है आपका, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हर, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, राइबोसोम उसका जो उसका सेडिमेंटेशन यूनिट होता है वो अलग अलग होता है। तो एस से क्या होता है, जैसे मान लीजिए 50S है, 70S राइबोसोम, तो उसमें क्या होता है, एस क्या शो करता है, सीडबर्ग यूनिट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, कोफिशिएंट या मेजर ऑफ द डेंसिटी बोलते हैं, मेजर ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पेलेट। जो पेलेट साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार कहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, राइबोसोम को, ठीक है। राइबोसोम का क्या क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। याद रखिएगा आप, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। और क्या होता है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, राइबोसोम किसी से सराउंड नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन इसमें सराउंडेड नहीं होता है इसको, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेन होता है, बाउंड होता है। एंड किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है।
और जो आपका राइबोसोम होता है कितने टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक 80S एक 70S। जो 80S होता है वो यूकेरियोट में देखने को मिलता है, जो किससे बनाता है 60S एंड 40S से सब यूनिट से मिलकर 80S बनाता है, ठीक है। और 70S कैसे बनता है 50S एंड 30S यूनिट मिलकर बनाता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रिंट आउट में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग लोकेशन में। तो इन प्रोकैरियोटिक में सेल में क्या आता है 70S मिलता है, जो कि किससे एसोसिएट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म फ्री दिखने को मिलता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखने को मिलता है, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल में बात करते हैं तो 70S दिखने को मिलता है कहाँ, देख लीजिए। जब प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S दिखने को मिलता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में भी ऐसा कोई जगह है जहाँ पे 70S दिखने को मिलता है, वो कहाँ, क्लोरोप्लास्ट हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये 2 जगह हमेशा कैसा राइबोसोम दिखने को मिलेगा 70S दिखने को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मेजर ऐसे अगर पूछे जाए तो आप बताइएगा यूकेरियोटिक में 80S मिलता है, लेकिन जब भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात आता है तो वहाँ पे 70S मिलेगा, ठीक है राइबोसोम। इसके बाद हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस या परचेंस ऑफ द पिगमेंट एंड द टाइप ऑफ द पिगमेंट, प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है। प्लास्टिड क्या होता है, जो कलर प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं या कोई भी प्लांट है जिसमें जैसे मान लीजिए उसका कलर क्या है, उस कलर को क्या बोलते हैं, उसका प्लास्टिड बोलते हैं, मतलब उसका कलर क्या शो करता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर आता है उसमें, क्लोरोप्लास्ट में तो जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल A% होता है, ये सिर्फ ग्रीन कलर ही आएगा, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इसमें कलरलेस प्लास्टिड होता है एंड फंक्शन क्या करता है, स्टोरेज। जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है वो मेजरली मतलब स्टोरेज का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोरेज करने में एज ए फूड के मतलब फॉर्म करने में करता है। इसके बाद में इसके 3 टाइप्स आ जाते हैं, एक इमाइलोप्लास्ट आता है, एक एलियोप्लास्ट होता है, एक एलियोप्लास्ट है जो कि क्या कर रहा है, फूड को स्टोरेज कर रहा है। तो इमाइलोप्लास्ट में क्या आता है, ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च है जो कि क्या करता है, किसमें ये स्टोर करेगा, पोटैटो में। तो ठीक है, पोटैटो में आपको इमाइलोप्लास्ट मिल रहा है। इसके बाद में एलियोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टोर ऑयल एंड फैट, ये ऑयल और फैट को स्टोर करता है, ठीक है। और जो एलियोप्लास्ट है वो क्या करता है, स्टोर प्रोटीन, वो प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, परचेंस ऑफ फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटिन एंड जेंथोफिल। जो आपका क्रोमोप्लास्ट है उसमें क्या क्या परचेंस होता है, परचेंस फैट सोल्यूबल। अगर फैट सोल्यूबल आता है तो उसको क्या बोलेंगे, कैरोटिनॉइड होता है वो, ठीक है। वो किसमें मिलेगा, कैरोटिन और जेंथोफिल में दिखने को मिलेगा। अगर दोज पिगमेंट गिव द पार्ट ऑफ द येलो कलर, जैसे कलर शो कर रहा है तो उसमें क्या आता है, आपको कुछ होता है येलो, ऑरेंज, रेड कलर, ये क्रोमोप्लास्ट शो करता है, ठीक है। और कुछ वाटर सेल्यूबल भी होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमोप्लास्ट एंड पिगमेंट, कुछ वाटर सेल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सेल्यूबल। फैट सेल्यूबल जैसे बोलते हैं तो कैरोटिनॉइड याद रखिएगा, कैरोटिन एंड जेंथोफिल। अगर जेंथोफिल इसमें आता है, ठीक है। अगर आप वाटर सेल्यूबल बोलता है तो वाटर सेल्यूबल में आप याद रखिएगा एंथोसाइनिन। जो एंथोसाइनिन होता है ना क्रोमोप्लास्ट, वो आपका वाटर सेल्यूबल होता है, ये याद रखना, एंथोसाइनिन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे थे। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखने वाले हैं, इसका शेप और साइज के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट में सबका शेप और साइज यहाँ देखेंगे। शेप क्या होता है, डिस्कोइड होता है, रिबन लाइक होता है, स्फेरिकल भी होता है, ओवल भी होता है, लेंथ शेप भी होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, डिस्कोइड, रिबन एंड स्फेरिकल होता है, एंड ओवल भी होता है, लेंथ शेप भी होता है। इसके बाद में देखते हैं हम लोग साइज क्या होता है। ये शेप देख रहे हैं, साइज कितना होता है, लेंथ होता है 5 से 10 मिलीमीटर, 5 से 10 मिलीमीटर होता है लेंथ, और विड्थ कितना होता है इसका 2 से 4 मिलीमीटर, ठीक है। और क्या होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट, जैसे मान लीजिए इन क्लोरोप्लास्ट 1 पर सेल होता है। जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट किसमें 1 पर सेल होगा, क्लेमाइडोमोनास जो होता है आपका, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है 1 पर सेल होता है, ठीक है। अगर मेसोफिल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट कितना होगा, 20 से 40 पर सेल होगा, ठीक है। 20 से 40 जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें मेसोफिल सेल्स में दिखने को मिलेगा। और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, बाउंड होता है, एंड इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, रिलेटिवली लेस परमिएबल। जो मैंने अभी बताया था जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी दिखने को मिलता है। तो इसका इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है, परमिएबल होता है नहीं, लेस होता है। और स्पेस क्या होता है, लिमिटेड बात है, इनर मेम्ब्रेन स्टोमा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं स्टोमा का बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के। ये क्या होता है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो भी एंजाइम रिक्वायर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए,
उसमें क्या होता है, स्टोमा में होता है। जितना भी मटेरियल प्रोजेंस है, मतलब रिक्वायरमेंट होता है, वो सारा स्टोमा में स्टोर रहता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। 70s राइबोसोम देखने को मिलता है। इसमें राइबोसोम 70s होगा एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और ये क्या होता है, फ्लेटेंट मेम्ब्रेनस सेक होता है, जिसको थाइलाकोइड एरिया बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। मतलब पाइल्स के तरह, जैसे मान लीजिए बहुत सारे हम लोग पैसे को सिक्के ले लेते हैं, उसको एक जगह कंटेन कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, वो लगेगा ना कि पाइल्स टाइप्स का, मतलब फ्लेटेंट सेक है। तो ये क्या आपका, इसको थाइलाकोइड बोला जाता है। मतलब वो पैसे के तरह, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सिक्का लेते हैं 1 रुपये के, उसको एक जगह रख देते हैं तो कंटेन करते हैं ना, वो कैसे किस तरीका से दिखता है, फ्लेटेंट दिखने को मिलता है। वो क्या आपका अरेंज्ड इन स्टॉक लाइक पाइल्स ऑफ कोइन, कोइन का पाइल्स ऑफ द कोइन दिखता है। तो वो अगर पैसे का सिक्के को एक जगह रखेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको पाइल्स ऑफ कोइन बोलेंगे। तो उसी जस्ट लाइक वैसे ही ग्रेना दिखता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन ग्रेना एंड स्टोमा लेमली। और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये कनेक्शन क्या होता है, बिटवीन ग्रेना एंड स्टोमा लेमली होता है। एंड थाइलाकोइड क्या होता है, थाइलाकोइड हैज ल्यूमेन एंड इट्स कंटेन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। जो थाइलाकोइड होता है ल्यूमेन में, उसके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट होता है वो। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ये सब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन होता है क्या, ये क्या, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस पोटेनेसियस स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, किसका बनाता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है एंड माइक्रोट्यूबुल्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये तीनों मिला के क्या बनाता है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन बनाता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो साइटोस्केलेटन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। किसका किसका बनाता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का, मोटिलिटी के लिए एंड मेंटेन शेप ऑफ द सेल। शेप मतलब मान लीजिए कोई भी सेल है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, वो मेंटेनेंस कौन करता है, साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन ही करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सिलिया फ्लैजेला। ये क्या होता है, मूवमेंट में किसी भी चीज़ को हेल्प करता है। मान लीजिए सिलिया फ्लैजेला को क्या आएगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो सिलिया और फ्लैजेला के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। तो सिलिया क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर एंड कैसा होता है, वर्क लाइक ऑक्स टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या है, सिलिया फ्लैजेला हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है, जो कवर्ड विद दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जो कि हेयर लाइक ग्रोथ दिखने को मिलता है। ठीक है, सिलिया क्या होता है, काउचिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर सेल या सराउंडिंग द फ्लूइड। ये क्या करेगा, या तो सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा या जो सराउंडिंग में फ्लूइड होगा उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। कौन करेगा, सिलिया करेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम लोग, जो फ्लैजेला होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है। तो इसमें क्या ऐसा फ्लैजेला दिखेंगे, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, जो कि इसमें कैसा टाइप का मिलेगा, एक होता है मोनोफिब्रिलर टाइप का होता है। और फ्लैजेला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड बेसल बॉडी। जो मान लीजिए सिलिया फ्लैजेला, इसमें क्या होगा, जो सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे इमर्ज होगा, सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो सिलिया फ्लैजेला को फिलामेंट होता है, जिसको एक्सोनिम बोलते हैं। और किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जो सिलिया फ्लैजेला बनता है वो किसका कंपोज्ड होता है, वो माइक्रोट्यूबुल्स का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि किसका पैरेलल होता है, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, और क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है इसमें, माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 होता है एंड 9 डबलेट होता है। 9 जो होगा, जैसे मान लीजिए 9 का अरेंजमेंट है, तो क्या होगा, डबलेट अरेंजमेंट होगा, माइक्रोट्यूबुल ऑन पेरिफेरल पे देखने को मिलेगा। और 2 सिंगलेट दिखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, माइक्रोट्यूबुल के सेंट्रल पोजीशन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कवरिंग। कवरिंग क्या होता है, सेंट्रल ट्यूबुल का सेंट्रल शीथ में होता है। ठीक है, कवरिंग ऑफ सेंट्रल ट्यूबुल ऑन सेंट्रल शीथ में दिखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है, बिटवीन पेरिफेरल एंड सेंट्रल ट्यूबुल। वो कैसा होता है, रेडियल स्पोक में होता है, मतलब रेडियल टाइप से, मतलब एक जैसे मान लीजिए कोई भी कोई देख, जैसे मान लीजिए ये जैसे गोल टाइप का है, तो इसमें क्या है, एक रेडियल, जैसे हम लोग बनाते थे मैथमेटिक्स में, हम लोग पढ़ाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी सर्कल है, तो उसमें क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये कैसा अरेंज होगा, रेडियल वे में अरेंज होगा। यहाँ पे भाई बोल रहा है, जो कनेक्शन बिटवीन पेरिफेरल एंड सेंट्रल ट्यूबुल्स होगा ना, वो रेडियल स्पोक होगा, मतलब रेडियस में, एक रेडियल वे में होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सेंट्रोसोम किससे बना होता है, 2 सेंट्रियोल से बना होता है, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही मतलब 2 सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बना है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से होता है। ठीक है, सराउंडेड होता है। ये क्या होता है, सेंट्रियोल आपका
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एंड एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है सेंट्रियोल। इसका क्या क्या फंक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ द बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला को कौन फॉर्मेशन करता है? सेंट्रियोल हेल्प करता है फॉर्मेशन करने में। और इसका क्या फंक्शन होता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर इन एनिमल सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है तो वहाँ पे क्या आता है? सेंट्रियोल आता है, जो कि क्या करता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ ट्रांसफर सेक्शन। जैसे मान लीजिए इन ट्रांसफर सेक्शन एपियर कार्डुबल स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए जैसे एंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए तो उसमें कैसा दिखेगा? ये कार्डुबल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ 9 पेरिफेरल ट्यूबुल्स या ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। जो पेरिफेरल ट्यूबुल्स होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबलेट बोलेंगे। एंड सेंट्रियल प्रोटोनियस पार्ट को क्या बोलेंगे? हब बोलेंगे, ठीक है। एंड कनेक्शन बिटवीन हब एंड पेरिफेरल ट्यूबुल्स को क्या बोलते हैं? कनेक्शन बिटवीन हब एंड पेरिफेरल ट्यूबुल्स को क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक बोलेंगे। ये अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0 होगा अरेंजमेंट, ये याद रखना आप। जो इसका अरेंजमेंट होगा क्या होगा? 9+2 का अरेंजमेंट में दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद में जो ये टर्म था क्रोमेटिन वाज कोइंड बाय फ्लेमिंग। जो क्रोमेटिन टर्म जो दिया गया वो फ्लेमिंग ने दिया था। इसके बाद में जो स्टेनिंग ऑफ क्रोमेटिन बाय बेसिक डाई, जो क्रोमेटिन को जो मतलब मान लीजिए कोई भी माइक्रोस्कोप में से देखना हो तो उसे क्या करना पड़ता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोग एक डाई का यूज करते हैं। अगर आपने डाई के बारे में नहीं पढ़ा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक डाई होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, मान लीजिए अगर उसे हम यूं ही बिना डाई के ये देखते हैं तो वो पूरी तरीके से वाइट दिखेगा, तो जिससे हम लोग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग डाई का यूज करते हैं, ताकि हम लोग उसकी तरह से पूरी तरीके से उसे विजुलाइज कर सकें। तो जो आपका क्रोमेटिन होता है उसको हम लोग बेसिक डाई यूज करते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बाउंडेड बाय टू पैरेलल मेम्ब्रेन। जो इस क्या होता है? ये 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। जो मतलब न्यूक्लियस होता है वो 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें क्या होता है? स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें जो स्पेस दिखने को मिलता है मेम्ब्रेन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें थ्रू द पोर मूवमेंट ऑफ आरएनए। वो जो पोर होता है किसी पेरिन्यूक्लियर स्पेस, जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियस है उसमें आपको पोर जो दिखने मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक पोर है, तो वो पोर किस लिए होता है? क्योंकि वो मूवमेंट ऑफ आरएनए का मूवमेंट हो पाए, प्रोटीन का मूवमेंट हो पाए, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जा पाए, कुछ मॉलिक्यूल्स अगर जिसको बाहर आना हो उस पोर के थ्रू बाहर जा सकता है, ठीक है। तो एंड प्रोटीन क्या होता है यहाँ पे? प्रोटीन टेक प्लेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में मतलब अगर कुछ ट्रांजिशन होना है, कुछ मॉलिक्यूल्स उधर से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जाना है, कुछ को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाना है, तो ये पोर के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि आउटर मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किससे कंटिन्यूअस होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या होता है? इसका न्यूक्लियर इन्वेलप से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? एक इंटरफेज न्यूक्लियस बुलाया जाता है। इसको क्यों बोलेंगे? जब न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरफेज न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसे क्यों बोलते हैं? ये कहाँ मिलेगा आपको? इरेथ्रोसाइट ऑफ द मेनी मेमल्स का जो इरेथ्रोसाइट होता है, आरबीसी होता है, एंड सीप ट्यूब होता है जो वेस्कुलर प्लांट का, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये एक्सेप्शन आप याद रखना। जो अगर आरबीसी ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं या सीप ट्यूब का, उसमें क्या होता है? वेस्कुलर प्लांट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इंटरफेज न्यूक्लियस का बोलेंगे जब न्यूक्लियस नॉट डिवाइडिंग, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेज न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसका नंबर देखते हैं, वेरी करता है। नॉर्मली तो 1 न्यूक्लियस पर सेल होता है, लेकिन कुछ में क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। जैसे मान लीजिए ऊचरिया में, पैरामीशियम में, इसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलता है। एंड लिक्विड इंडोस्पर्म कोकोनट में, जो कोकोनट का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलता है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? मल्टीपल न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे न्यूक्लियस का जो होता है मैट्रिक्स होता है, जो बीच वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो इसके बीच वाला जो पार्ट होगा उसमें जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मैट्रिक्स बोलेंगे या न्यूक्लियो प्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है और
क्रोमेटिन दिखने को मिलता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स होता है निक्लोप्लाज्म में क्या क्या होता है, न्यूक्लियाई और क्रोमेटिन होता है। तो न्यूक्लियाई क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है विदाउट मेम्ब्रेन। ये विदाउट मेम्ब्रेन का होता है, क्या होता है, साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, मतलब वो साइट होता है उसका, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। और ये क्या होता है, लार्जर होता है एंड मोर नंबर इन सेल दोज एक्टिविटी कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्या होता है ये क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन हाईली डेंस होता है, जो कि कहाँ मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है। और क्या होता है, बिकम कंडेंस एंड अपीयर एज क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के ड्यूरिंग क्या होता है, ये क्रोमोसोम में दिखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, इसमें कंडेंस हो जाता है, अपीयर एज क्रोमोसोम, क्रोमेटिन ही क्या होगा, क्रोमोसोम के रूप में दिखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी आपका ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, तो उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो वो जो सारा क्रोमेटिन है एक दूसरे के साथ में क्या होगा, पहले तो अरेंज होगा, उसके बाद में क्या होगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो सारा क्या होता है, एक दूसरे से अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या होता है, हम लोग क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम में हम लोग यहाँ देखने वाला है इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन क्या होता है क्रोमोसोम का, ये आरएनए का बना होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बनाता है, डीएनए का बनाता है। हिस्टोन प्रोटीन जब भी बोलता है तो क्या बोलता है, ये बेसिक होता है, प्रोटीन होता है, हिस्टोन है। और ये क्या होता है, कुछ होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, वो आपका डीएनए में हिस्टोन दिखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन हिस्टोन आपको आरएनए में दिखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स है इस टाइप का, अलग सब में अलग अलग रहता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में आपको हिस्टोन टाइप का दिखने को मिलेगा। और जो आपका स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या होता है, इसमें तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर दिखने को मिलता है। इसमें स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से दिखने को मिलता है, मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और यह सेंट्रोमियर दिखने को मिलता है, ठीक है। इस सेंट्रोसोम क्या होता है, जितना भी सेंट्रोसोम है वो किसका आता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे आपको जो एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से अटैचमेंट, जैसे मान लीजिए ये एनाफेज का स्टेज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो काइनेटोकोर से जो मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल होता है, ये जाके इसी से अटैच करता है ना, तो ये ताकि एक दूसरे से क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है काइनेटोकोर क्या करता है, आपका माइक्रोट्यूबुल जो वहाँ पे फॉर्म होके बनता है, जो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर करके, तो उससे जाकर अटैच होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें फ्यू क्रोमोसोम होता है, तो जो कि क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में दिखने को मिलता है। फ्यू क्रोमोसोम में क्या होता है, फ्यू क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन में क्या होता है, फ्यू क्रोमोसोम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखने को मिलता है। और कुछ क्या होता है, फ्रेगमेंट या पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दिखने को मिलता है आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जैसे सैटेलाइट हो गया, ठीक है। ये इसी का क्रोमोसोम का ही ये पार्ट है, ठीक है। फ्रेगमेंट मतलब क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट हो आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम उसका आगे पॉइंट देखते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम का यहाँ टाइप्स दिखाया गया ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर। सेंट्रोमर कैसे, जब इसका बीच वाला पार्ट होता है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसका जो इसमें अरेंजमेंट है, उसको बीच वाला अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे, मतलब वहाँ पे सेंट्रोमर कैसे अरेंज है, उसके बेसिस पे इसका क्रोमोसोम का टाइप्स में एक होता है मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमर क्या होगा, मिडिल में होगा। मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल में है। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमर क्या, स्लाइड अवे फ्रॉम द मिडिल से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कब बोलेंगे, जब सेंट्रोमर क्या है, क्लोज टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब मान लीजिए उसका इंड वाला पोर्शन, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है उसका लास्ट वाला पोर्शन, तो ये वाला पॉइंट सब इस इंड पे है, तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और टेलोसेंट्रिक कब बोलेंगे, जब सेंट्रोमर क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे है, मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट वाले पॉइंट पे है, टर्मिनल वाले पॉइंट पे है, तो उसको टेलोसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन स्केल है अप्रोक्स 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। जो डीएनए होता है उसका लेंथ कितना होता है, 2 मीटर होता है। थ्रेड जैसा होता है, रस्सी नुमा होता है, मतलब थ्रेड जैसा दिखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एमो 46 क्रोमोसोम, जो उसका 46 क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, सारा में जो डीएनए होगा उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो कि कितना मीटर का होगा, 2 मीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो आपका क्रोमोसोम होता है किससे बनता है, फॉर्म आफ्टर कंडेंसेशन द क्रोमेटिन फाइबर ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन के ड्यूरिंग में जो टाइम होता है वो कंडेंस होगा क्रोमेटिन, उसके बाद में क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं माइक्रोबॉडीज के बारे में।
तो माइक्रोबॉडीज क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स होता है, कंटेन इंजाइम, जिसमें क्या होता है इंजाइम कंटेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी दिखने को मिलता है। जो आपका माइक्रोबॉडीज होता है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में दिखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम एंड सेप्रोसोम, ये तीनों क्या है आपका माइक्रोबॉडीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरा वीडियो का आपको पसंद आया तो उसके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।